नमस्कार। आज से करीब 4,500 साल पहले की बात है। उस समय भारत में एक ऐसी शहरी सभ्यता थी जो दुनिया की सबसे एडवांस सभ्यताओं में से एक मानी जाती थी। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, एक ऐसी कहानी जिसने हमारे इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल दिया। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, कॉलोनियल एरा में। उस दौर में एक सोच बहुत हावी थी, कल्चरल हिजमोनी। मतलब ये माना जाता था कि पश्चिमी सिविलाइज्ड है और पूर्व हमेशा से असभ्य और कह सकते हैं बर्बर रहा है। इसी सोच ने व्हाइट मैन्स बर्डन जैसी आइडियाज को जन्म दिया, जिसके सहारे ब्रिटिश हुकूमत ने भारत पर अपने राज को जस्टिफाई किया। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में भारत के पास गर्व करने लायक कोई अतीत था ही नहीं? ये एक ऐसी धारणा थी जिसे बहुत जल्द एक जबरदस्त चुनौती मिलने वाली थी। तो चलिए पहले इसी औपनिवेशिक मिथक को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये सिर्फ एक सोच नहीं थी, इसने भारतीय इतिहास को देखने के हमारे तरीके पर बहुत गहरा असर डाला था। देखिए, ब्रिटिश राज को सही ठहराने के लिए ये कहा गया कि वो भारत को सिविलाइज करने आए हैं। और तो और जेएस मिल जैसे बड़े बड़े थिंकर्स ने भी इस बात का समर्थन किया। लेकिन फिर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई और इस पूरी कहानी पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया। और बस यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज का एक ऐसा दौर आया जिसने उस कॉलोनियल मिथ की नींव ही हिला दी। ये कहानी धीरे धीरे कई दशकों में सामने आई। 1842 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार इन खंडरों के बारे में लिखा। बाद में फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहे जाने वाले अलेक्जेंडर कनिंघम भी वहां गए, पर वो भी इसकी असली इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाए। असली ब्रेक थ्रू तो 1921 में हुआ, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की, और ठीक एक साल बाद 1922 में आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो में काम शुरू किया। ये खोज किसी धमाके से कम नहीं थी। इसने ये साबित कर दिया कि जिस वक्त यूरोप तथाकथित बर्बरता के दौर से गुजर रहा था, ठीक उसी समय भारत में एक वेल प्लान्ड, डेवलप्ड अर्बन सिविलाइजेशन फल फूल रही थी। ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसने पूरी दुनिया के इतिहासकारों को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि आखिर इस सभ्यता को इतना एडवांस्ड क्यों माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत थी इसकी टाउन प्लानिंग, यानी नगर नियोजन। इनकी जो शहरी योजना थी वो आज भी हैरान करती है। शहर को दो हिस्सों में बांटा गया था। एक ऊंचा हिस्सा, जिससे गढ़ या सिटाडेल कहते हैं, जो शायद पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए था, और एक निचला शहर आम लोगों के लिए। सड़कें एकदम सीधी थीं, जो एक दूसरे को राइट एंगल पर काटती थीं। एक परफेक्ट ग्रिड सिस्टम। और सबसे कमाल की चीज थी इनकी अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, जो पकी हुई ईंटों से बनी थी और हर घर से जुड़ी हुई थी। जरा सोचिए, आज के प्लान्ड शहरों जैसे चंडीगढ़ से इसकी तुलना करके देखिए, तो समझ आता है कि 4,500 साल पहले एक कितनी बड़ी अचीवमेंट थी। बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतनी सटीक प्लानिंग करना वाकई कमाल है। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ तो इनकी इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। पकी हुई ईंटों से बना एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल, जिसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए नेचुरल टार यानी बिटुमेन का इस्तेमाल किया गया था। ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं था, ये शायद उनकी कम्युनिटी और रिलीजियस लाइफ का एक बहुत जरूरी सेंटर रहा होगा। और इनकी ड्रेनेज सिस्टम, ये तो फ्यूचर प्रूफ थी। नालियां ढकी हुई थीं, घरों से गंदा पानी निकालने के लिए वर्टिकल पाइप्स थीं, और नालियों में सेडिमेंट ट्रैप्स भी थे, ताकि कचरा एक जगह जमा हो जाए और सफाई आसानी से हो सके। आज के स्वच्छ भारत मिशन में जिस सैनिटेशन पर इतना जोर दिया जाता है, उसकी झलक हमें हजारों साल पहले यहां देखने को मिलती है। शहर तो बेहतरीन थे, पर वहां रहने वाले लोग कैसे थे? उनकी कला और उनका हुनर हमें उनके जीवन की एक छोटी सी झलक देता है। अब बात करते हैं एक ऐसे आर्ट पीस की जिसने दुनिया को हैरान कर दिया, मोहनजोदाड़ो की डांसिंग गर्ल। ये कांसे की मूर्ति सिर्फ 4 इंच की है, लेकिन इसके हाव भाव और कॉन्फिडेंस को देखिए, ये सच में कमाल है। इस मूर्ति का जो पोस्चर है, त्रिभंगा पोस्चर, वो बहुत खास है। इसमें शरीर 3 जगहों से मुड़ा होता है, जिससे एक मूवमेंट और लाइफ का एहसास होता है। और यही पोस्चर हमें बाद की इंडियन आर्ट में भी दिखता है, जैसे चोल काल की मशहूर नटराज मूर्ति में। ये दिखाता है कि कला की ये परंपरा कितनी पुरानी और कंटिन्यूअस रही है। ऐसी मूर्तियां लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाई जाती थीं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें मेटल कास्टिंग के लिए पहले मोम का मॉडल बनाया जाता है। ये उनकी मेटलर्जी की मास्टरी को दिखाता है। और सबसे हैरत की बात यह है कि इस टेक्निक का इस्तेमाल भारत में आज भी होता है।
और भी बहुत कुछ है जो हमें उनकी दुनिया की एक झलक देता है। स्टेटाइट से बनी प्रीस्ट किंग की मूर्ति हमें उनके शासकों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। लगभग हर घर से मिली मदर गॉडेस की टेराकोटा मूर्तियां शायद उनकी धार्मिक मान्यताओं को दिखाती हैं, और उनकी हजारों सील्स जिन पर जानवरों की तस्वीरें और एक रहस्यमयी लिपि है, वो उनके विशाल ट्रेड नेटवर्क का एक पुख्ता सबूत हैं। तो इस पूरी खोज का आखिर में प्रभाव क्या पड़ा? इसकी लेगेसी क्या है? आखिर में इस खोज ने सिर्फ इतिहास की किताबें नहीं बदली, इसने एक राष्ट्र की सोच को बदल दिया। इसने भारतीयों को अपने अतीत पर गर्व करने का एक ठोस कारण दिया, और इसने उस कॉलोनियल मिथ को हमेशा के लिए तोड़ दिया, ये साबित करते हुए कि सभ्यता किसी एक जगह की बपौती नहीं है। लेकिन हर महान कहानी की तरह यहां भी एक बहुत बड़ा रहस्य बाकी है। अगर ये सभ्यता इतनी एडवांस्ड, इतनी ऑर्गेनाइज्ड और इतनी समृद्ध थी, तो फिर ये गायब कैसे हो गई? इसका अंत कैसे हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहासकार आज भी ढूंढ रहे हैं।